Welcome guys to my YouTube channel Competitive Dreamer. Today we are going to study about फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक। अब आज हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक, नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ तुगलक डायनेस्टी आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। टाइम पीरियड क्या था इसका गाइस? टाइम पीरियड था 1351 टू 1388 एडी, फिरोज शाह तुगलक। सो गाइस इसको पहले कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक को अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ठीक है, अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत ये किसने बोला था? हेनरी एलियट ने बोला था। क्या बोला था? अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब फिरोज शाह तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी एक्सपेरिमेंट करे थे वो सारे के सारे फेल हो गए थे। तो फिरोज शाह तुगलक फॉर लाइफ टाइम ही रैन अवे फ्रॉम द शेडो ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की परछाई से फिरोज शाह तुगलक पूरी जिंदगी भागता रहा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की इमेज इतनी खराब हो गई थी, क्योंकि उसके सारे के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे। अब मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक की गाइस, फिरोज शाह तुगलक वीकेस्ट रूलर था। क्यों था? उसका रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने देखा कि नोबल्स और उलेमास ने सपोर्ट नहीं करा, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक का विदाउट सपोर्ट इसकी सारी पॉलिसी सक्सेस नहीं हो पाई और ये अच्छा किंग नहीं बन पाया, इसकी इमेज डाउन हुई। तो फिरोज शाह तुगलक ने रिलेशंस अच्छे बनाने शुरू किए। किसके साथ? गुड रिलेशंस विथ नोबल्स ऑफ देयर कोर्ट। तो गाइस इसने अच्छे अच्छे रिलेशन बनाने शुरू किए। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को इतना बड़ा एम्पायर दिया था, तो फिरोज शाह की किस्मत भी इतनी अच्छी थी कि उसको इतना बढ़िया एम्पायर मिला था। और देन हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। गाइस फिरोज शाह तुगलक एक इतनी अच्छी फेवरेबल कंडीशन में एम्पायर बना था जब दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा एक्सपेंशन मोहम्मद बिन तुगलक दिया। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको बोला गया है प्रिंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। बोला गया है। और इसको प्रिंस ऑफ कंस्ट्रक्शन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जानता था कि मैं कोई न्यू पॉलिसी तो नहीं लाऊंगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की ऑलरेडी इतनी सारी पॉलिसीज फेल हो गई थी। तो इसके पास जितना खजाना था, जितना पैसा था, इसने पूरा पैसा कंस्ट्रक्शन वर्क में कर दिया, वेलफेयर वर्क में कर दिया और आर्किटेक्चर में कर दिया। सो गाइस इसको प्रिंस ऑफ कंस्ट्रक्शन में प्रिंस ऑफ कॉइन्स भी बोला गया, क्योंकि उसने वेरियस टाइप्स ऑफ कॉइन्स लेकर के आया अपने सल्तनत में। अपने काल में बहुत सारे इसने कॉइन्स डिस्कवर किए। ठीक है, बहुत सारे कॉइन्स इसने लागू किए। गाइस फिर हम इसकी रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने पहले तो वेरी वेरी लिबरल पॉलिसीज अपनाई, रेवेन्यू कम कर दिया। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने रेवेन्यू ज्यादा करा था तो लोग परेशान थे उससे, तो इसको अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए रेवेन्यू कम करा इसने, लेस रेवेन्यू कम कर दिया। अब इसने 4 टाइप के रेवेन्यू अपनाए थे। पहला था खराज था, वो था कल्टीवेबल लैंड, उपजाऊ जमीन के लिए था, कल्टीवेबल लैंड के लिए था। सेकंड इसने अपनाया खम्स था गाइस, एग्रीकल्चर और माइनिंग शॉप्स के लिए था, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग शॉप्स के लिए। थर्ड इसने ज़कात के लिए अपनाया, ज़कात वही मुस्लिम्स के लिए जो टैक्स लगता था। और फोर्थ इसने अपनाया जजिया, जो कि पहले से चलता था, इसलिए था टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स। बट कंडीशन ये थी कि जो जजिया वाला टैक्स था ब्राह्मण्स पर नहीं लगता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण्स पर भी टैक्स लगाया, जजिया टैक्स। ऑल्सो imposed
ऑन ब्राह्मण्स। ठीक है, ब्राह्मण्स पर भी इसने टैक्स लगाया ये वाला। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसने संस्कृत और फिलोसॉफी एंड रिलीजियस बुक्स थी जितनी भी, उन सबको कन्वर्ट कराया अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में। अब गाइस ये चाहता था इसको अपनी इमेज बनानी थी नोबल्स के सामने, उलेमास के सामने। तो ये अपने आप को खुद की इमेज बनाना चाहता था, क्या, एक कट्टर मुसलमान की, मुस्लिम किंग के तरह बनाना चाहता था। और इसने ऐसा ही बनाया कि अपनी इमेज इसने शो करी थियोलॉजियंस के सामने। थियोलॉजियंस होता है, धर्मशास्त्री को थियोलॉजियंस बोलते हैं, ठीक है। उनके सामने, जो इस्लाम के धर्मशास्त्री थे, उनके सामने अपने आप को एक कट्टर मुसलमान भी साबित किया। और इसने ही डिमोलिशेस मैनी हिंदू टेम्पल्स, बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को भी इसने तोड़ा, ताकि इसकी इमेज एक कट्टर मुसलमान की तरह बन जाए। मैनी डिमोलिशेस मैनी हिंदू टेम्पल्स। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसने अपने आप को डेप्यूटी ऑफ खलीफा ऑफ इजिप्ट के, याद रखना है, इजिप्ट के खलीफा का डेप्यूटी इसने घोषित किया अपने आप को। गाइस हम इसके अब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो इसको माना जाता था कि ही वॉज नोन एज अ किंग ऑफ प्रिंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में इसने सबसे पहले कैनाल्स बनवाई, बहुत सारी कैनाल्स फेमस हैं। यमुना टू हिसार एंड सतलज टू हांसी। और फिर ये इसके लिए टैक्स लेता था, और जो इसके लिए टैक्स लेता था उसको बोलते हैं हासिले शार्क टैक्स। हासिले शार्क टैक्स बोला गया, ठीक है। इसके बाद इसने क्या बनवाया कि अराउंड दिल्ली, अपने रीजन के आसपास, इसने 250 से 300 टाउन्स बनवाए, जिसमें की फेमस है फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फिरोजा। ये 4 फेमस हैं। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही फेमस आते हैं एग्जाम्स में कंस्ट्रक्शन के लिए। सो गाइस इसने अब फिर क्या करा, पब्लिक वेलफेयर का काम किया, इन पब्लिक यूटिलिटी का काम किया। ये एक ऐसा पहला एम्परर था जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम करता था। अब इसने क्या किया, पब्लिक वेलफेयर के लिए इसने पहले 2 डिपार्टमेंट बनाए। फेमस है पहला कि दीवान ए बंदगान। दीवाने बंदगान, ये किस लिए था? दीवाने बंदगान था कि इसने बोला अपने नोबल्स से कि आपके पास जितने सबके पास स्लेव्स हैं मुझे दे दो, मैं सबको पाल लूंगा। टोटल 1,80,000 1,80,000 स्लेव्स थे दीवाने बंदगान में। उनका पूरा रहना खाना पीना सब ये कौन करता था? ये करता था फिरोज शाह तुगलक के अंडर में था, ठीक है। और दूसरा पब्लिक यूटिलिटी का काम इसने क्या किया? दीवाने खैरात। दीवाने खैरात किसके लिए था? दीवाने खैरात था विडोज के लिए, जितनी विधवाएं औरत थी उनके लिए। एंड दूसरा था जो अनफॉर्चुनेट पीपल हु लिव्स इन देयर रीजन, मीन्स की अनफॉर्चुनेट पीपल, जितने भी विकलांग वगैरह, जो कि जिनका कोई नहीं, अनाथ वगैरह, जितने भी अनफॉर्चुनेट पीपल थे, उन लोग के लिए क्या बनवाया? दीवाने खैरात बनवाया, ठीक है। और पब्लिक यूटिलिटी का काम करने वाला ये पहला एम्परर था। इससे पहले ना इससे बाद ज्यादा किसी ने पब्लिक यूटिलिटी का काम किया। इसको बोला जाता है लवर ऑफ गार्डन, ठीक है। लवर ऑफ गार्डन का भी लवर था, मीन्स लड़ाई को छोड़ के बाकी सब काम इसने कर लिए, बस लड़ाई इसके बस की नहीं थी। मीन्स ज्यादा इसने बैटल्स नहीं किए और ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं किए, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को देख चुका था और ज्यादा बैटल्स करने की इसको जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि इसके पास इतना ज्यादा पहले से एक्सपेंशनिस्ट एम्परर मिला हुआ था इसको। गाइस हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की। तो फिरोज शाह तुगलक की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी वो सबसे अलग थी,
सबके अपोजिट थी। जितने भी इसके फॉर्मर, इससे पहले जितने भी सुल्तान आए, उन सबसे ये अपोजिट चल रहा था, ठीक है। और लिबरल पॉलिसी भी थी सारी। इसने पहले क्या किया कि चेहरा एंड दाग सिस्टम, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था, उसको इसने खत्म किया। इसने जो जागीरदारी सिस्टम थी, इक्तदार को इन ल्यू ऑफ सैलरी ही गेव लैंड। और इल्तुतमिश ने क्या किया था कि लैंड के जगह सैलरी दी थी, और इसने क्या कर दिया, वापिस से क्या कर दिया जागीरदार को कि आप जमीन रख लो, लैंड ले लो। और जागीरदारी सिस्टम गाइस हेरेडिटरी होगी। ये एक बार किसी को मिल गई तो उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, सब वहां के जमींदार और जागीरदारी उनके पास आ गई थी, ठीक है। और इसके बाद इसने क्या किया कि जो भी सोल्जर था, सोल्जर्स को अपॉइंट कर दिया लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम गाइस आप समझ सकते हो, 20 साल का कोई सोल्जर है और कोई 90 इयर्स ओल्ड का सोल्जर है, तो उसमें डिफरेंस तो होगा। 20 साल के सोल्जर में और 90 ईयर के सोल्जर में बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन तब तक वो सोल्जर रहेगा जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। लाइफ टाइम के लिए वो सोल्जर बना लिए गए थे, जिसके कारण इसका एम्पायर वीक पड़ा और इसमें बहुत पैसे खर्च हुए, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ये हर समय अपोज चलता था फॉर्मर्स के, इसके जितने भी सुल्तान से पहले आए उन सबसे अलग चल रहा था। अब क्योंकि सारे पैसे खर्च हो रहे थे, और सारे पैसे खर्च होने के बाद धीरे 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 एम्पायर पूरा का पूरा श्रिंक होता गया। और लास्ट में जब फिरोज शाह तुगलक की डेथ हुई, तब तक ये पूरा का पूरा जितना भी एम्पायर था, अराउंड दिल्ली के आसपास का ही एरिया बाकी था। बाकी का बंगाल, गुजरात, रणथंबोर, मालवा सब हाथ से जा चुके थे, तो जियाउद्दीन बर्नी था, बर्नी भी इसी के कंटेम्पररी राइटर था। कौन था? बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि तुगलक डायनेस्टी की जो एंडिंग हुई, जो समाप्ति हुई, उसका कारण कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। बट इट्स नॉट ट्रू। मोहम्मद बिन तुगलक गाइस 1351 में ही जा चुका था। उसके बाद 30 साल तक फिरोज शाह तुगलक ने राज किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बहुत ही प्रोमिनेंट एम्पायर एक्सपेंशन करके किसको दिया? फिरोज शाह तुगलक को। बट फिरोज शाह तुगलक के अंदर इतनी भी पावर नहीं थी कि वो जितना एम्पायर उसको मिला उतना ही बचा सके, वो उतना भी नहीं बचा पाया। तो क्या होता है कि कंटेम्पररी जितने भी होते, समकालीन राइटर होते हैं, ट्रेवलर होते हैं, अब शायद बर्नी की मोहम्मद बिन तुगलक से ना पटी हो, क्लैश हो बिटवीन मोहम्मद बिन तुगलक एंड बर्नी, इसलिए इसने बर्नी ने बहुत ही बुरा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। बट फिरोज शाह तुगलक के बारे में अच्छा लिखा। लेकिन हमें अलग ही दिख रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने इतना ज्यादा कुछ करा नहीं। एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर से एम्पायर नहीं चलता है। एम्पायर चलता है तो एम्पायर की लड़ना भी पड़ता है, बट उसने अपनी खुद की जितनी टेरिटरी थी वो भी नहीं बचा पाया। पढ़ेंगे सक्सेसर ऑफ फिरोज शाह एंड इन्वेजन ऑफ तैमूर। सक्सेसर ऑफ फिरोज शाह। अब इसके बाद क्या, फिरोज शाह था, फिरोज शाह के जो उसके डिसेंडेंट थे, ठीक है। डिसेंडेंट मीन्स उसके जो आगे के वंशवाद थे, वंशज लोग थे, जिसके भी उसके नाती पोते थे, जिनके कारण सिविल वार के कारण फिरोज शाह की डेथ हुई। उसके बाद इस फिरोज शाह का पोता है ना, ग्रैंडसन, तुगलक शाह बना। क्या बना? ये तुगलक शाह बना एम्परर, ठीक है। तुगलक शाह, इसी ने उपाधि ली गियासुद्दीन तुगलक सेकंड। इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? गियासुद्दीन तुगलक सेकंड। बट अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्पिरेसी करके इसको कोर्ट में ही मार दिया गया था, गला काट दिया गया था, बिहेडेड इन 1398 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? तुगलक शाह के बाद कौन किंग बना? तुगलक शाह के बाद बना अबू बकर। फिर बना कौन? मोहम्मद शाह। फिर इसके बाद कौन बना? फिर बना अलाउद्दीन, सिकंदर शाह। ये तीनों एक ही साल में बन गए थे, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं थे, एक दो महीने के लिए थे। फिर इसके बाद आया वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कौन? नसीरुद्दीन महमूद।
नसीरुद्दीन महमूद। हम इसके बारे में पढ़ते हैं गाइस। अब हम पढ़ेंगे नसीरुद्दीन महमूद। तुगलक डायनेस्टी का इस एंडिंग रूलर, सबसे लास्ट रूलर था, कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। अब अनफॉर्चुनेटली इसी की टाइम पे जो तैमूर था, तैमूर उस समय, तैमूर ने पर्शिया जीत चुका था, पर्शियन जीत चुका था, मेसोपोटामिया जीत चुका था, पोटामिया, वो इजिप्ट जीत चुका था एंड अफगानिस्तान। फिर वो कहा एंटर हुआ? इंडिया में। उसका मकसद एक ही था, यहाँ पे रूल नहीं करना था। महमूद गजनी की तरह वो यहाँ पर ट्रेजरी लूटने आया था। वो 15 दिन रहा, कितनी? ओनली 15 डेज रहा था दिल्ली में। तो क्या करा, जब वो दिल्ली में आया तो नसरुद्दीन महमूद ने दिल्ली के बाहर उससे लड़ाई करी, बट ही इजीली डिफीटेड। नसरुद्दीन महमूद को तैमूर ने आराम से हरा दिया। फिर उसने दिल्ली में लूट मार की, बहुत खजाना लूटा दिल्ली से, बहुत ही ज्यादा, पूरी ट्रेजरी लूटी। उसके बाद बहुत ही सारों को, लोगों को मारा उसने, मैसाक्रेड अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत ही सारों को, लोगों को मारा, लूटपाट की, ट्रेजरी लूटी और बहुत सारे लोगों को स्लेव बना के ले गया। तो इसके कारण जो दिल्ली का पूरा ग्लैमर था, वो पूरा का पूरा ग्लैमर खराब हो गया था। फिर वापस से दिल्ली बनने में बहुत टाइम लग गया था। बट जाते जाते आफ्टर, मतलब 1399 में नसरुद्दीन तैमूर ने खिज्र खान को गवर्नर अपॉइंट कर दिया था। कहां का गवर्नर अपॉइंट किया था? इसने गवर्नर अपॉइंट किया था मुल्तानिया, लाहौर और दीपालपुर का। इसने खिज्र खान को गवर्नर अपॉइंट कर दिया था, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद ने तीनों जीत लिए थे और इजीली 15 दिन के अंदर ही। बट खिज्र खान ने उसके बाद अपने बल पर उसने फिर दिल्ली जीता। फिर नसरुद्दीन महमूद कर आके दिल्ली जीतकर सैयद डायनेस्टी किसने बनाई? खिज्र खान ने फिर सैयद डायनेस्टी बनाई। इसके बाद यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी का एंड हो जाता है। ठीक है गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आया, उसके आगे आप पढ़ेंगे, फिर सैयद डायनेस्टी पढ़ेंगे। सैयद डायनेस्टी ज्यादा पढ़ने लायक है नहीं, ज्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं था। लोधी डायनेस्टी आएगी उसके बाद, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ओके गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।